नमस्कार, मैं मधु सिन्हा पब्लिक 24 में आपका स्वागत करती हूँ। रूबरू के इस कार्यक्रम में मैं समाज के हर क्षेत्र के शख्सियत से आपको मिलाती हूँ। आइए आज मिलते हैं इस नई शख्सियत साथ पूर्व मंत्री सह विधायक सरजू राय जी हैं। सर, ये पर्यावरण मेला के ऊपर कुछ ऐसा कर रहे हैं, उसके बारे में हम लोगों ने एक प्रयोग किया था 2018 में पर्यावरण मेला करने का। जितने विकसित देश हैं, विकसित राज्य हैं, सभी में ऐसे आयोजन होते हैं। हम लोगों ने अपनी क्षमता के अनुसार 2018 में ऑर्डर हाउस में किया, वो बड़ी सफल रहा और लोगों का कहना था कि इसको बड़े पैमाने पर करना चाहिए। उसके बाद 2019 में विधानसभा के चुनाव हो गए, 2020-21 में कोरोना हो गया, 2022 में हम लोग करना चाह रहे थे, जगह नहीं मिल पाने के कारण हम लोग इसको 2023 में कर रहे हैं। इसका एक ही उद्देश्य है कि जो सामान्य जन हैं, जो पर्यावरण को किस कारण से नुकसान हो रहा है, इसकी शास्त्रीय व्याख्या न कर सकते हैं, न समझ सकते हैं, परंतु इसके कुप्रभाव को झेल रहे हैं, ऐसे व्यक्तियों को सरल शब्दों में हम लोग ये बता सकें कि पर्यावरण के संरक्षण के लिए 1972 से लेकर 2022 तक क्या क्या हुआ है, कितने अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुए हैं, कितने वैज्ञानिकों ने शोध किया है, कितने दार्शनिकों ने इस पर अपना मंतव्य व्यक्त किया है और दुनिया भर की कितनी सरकारों ने क्या क्या प्रयास किया है, इसको सरल तरीके से सामान्य वर्ग को, जो शास्त्रीय विवेचना की समझदारी नहीं रखता है, न उसको समझने की समझदारी रखता है, उसको हम सरल शब्दों में उस तक पहुंचा सकें कि भाई पर्यावरण के संरक्षण की स्थिति ऐसी है। और एक कहावत है कि मर्ज बढ़ता गया ज्यों-ज्यों दवा की। दुनिया में प्रयास भी हो रहे हैं और स्थिति भी गंभीर हो रही है। पहले पर्यावरण संरक्षण की बात होती है, अब क्लाइमेट चेंज की बात होने लगी है। लंदन में गर्मी पड़ने लगी आज के समय में। तो इससे लगता है कि कुछ न कुछ हो रहा है हमारी प्रकृति में, जिसको प्रकृति सहज स्वीकार नहीं करती है और अपनी प्रतिक्रिया देती है अलग अलग रूपों में। तो क्लाइमेट कंट्रोल है, तापक्रम बढ़ना है, टेम्परेचर बढ़ रहा है धरती का। जैसे हमारा टेम्परेचर बढ़ता है, हमको बुखार आ जाता है, फिर हम जांच कराते हैं, दवा करते हैं। तो धरती के बुखार को भी ठीक करने के लिए जांच करने वाले जांच कर रहे हैं, दवा भी कर रहे हैं, मगर ये कामयाब नहीं हो रहा है। तो इसका अर्थ एक यह भी हो सकता है कि जितने पहलू हैं पर्यावरण के क्षेत्र में, विविध पहलू हैं, और प्रकृति जिस रूप में प्रतिक्रिया देती है, हम सभी बातों पर प्रयोगशाला में या एक सीमित क्षेत्र में जाकर शोध करके हम सफल नहीं हो पा रहे हैं। ज़रूरत है कि देश और दुनिया का हर व्यक्ति इसके बारे में सोचे, अपने आचरण में परिवर्तन करें। आखिर हमारी ही डिमांड होती है, हमारी ही मांग होती है कि भाई पड़ोस के घर में कुछ आ गया, हम अपने घर में भी कर लें। पड़ोस के राज्य ने ये प्रगति किया और इतना उद्योग लगा लिया, हम भी इसको लगा लें। तो और लगाते हैं तो हम पथ से परहेज नहीं करते हैं, इसलिए ये समस्या उत्पन्न हुई है। तो सामान्य व्यक्ति जहाँ पर है, वहाँ अपनी भूमिका किस रूप में अदा करे कि पर्यावरण का संरक्षण हो। उसका पहनावा है, उसका ओढ़ावा है, उसके खाने पीने की चीज़ें हैं, बाजार जो उसके समक्ष चीज़ों को परोस रहा है, इस सब पर विचार करे और एक तय करे। परंपराएं हमारी रही हैं हर समुदाय में, ग्रामीण इलाके जिसको हम पिछड़ा मानते रहे हैं, हर क्षेत्र में, गाँव में दादी नानी की कहानियाँ होती थी, घर में बैठे बैठे संस्कार देती थी, बच्चों को समझाती थी, कुर्सी पर बैठ के पैर नहीं हिलाना चाहिए, चौखट पर नहीं बैठना चाहिए, झाड़ू को नहीं लागना चाहिए, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इसके लिए एक संवाद पीढ़ी दर पीढ़ी होता था और ये परंपरा बन जाती थी। आज इसका क्षरण हो रहा है। तो आज हम जो विकास हो गया है, इस विकास के संदर्भ में जो चकाचौंध हैं, इसमें हम पथ्य परहेज के लिए कौन से उपाय करें, वर्जनाएं कौन सी हों जिसको हम भी अपने ऊपर लागू करें और एक एक व्यक्ति, एक एक परिवार इसको लागू करे, तब एक नया संस्कार बन सकता है जिसमें पर्यावरण की चुनौतियों का सामना करने में हम अपनी भी सीमित भूमिका निभा रहे हैं। तो मेला का उद्देश्य यही है
कि हम यथासंभव जितनी हमारी शक्ति है उसके अनुसार ऐसी चीज़ों से हम जनता को रूबरू करा सकें, यही प्रयास है हमारा। सर, समेत शिखर को लेकर मामला बहुत गरमाया हुआ है। गवर्नमेंट जो हेमंत सरकार कल का बात है, सुप्रियो भट्टाचार्य जी ने कहा कि ये जो बीजेपी का पाप है वो हम पर मढ़ा जा रहा है। नहीं, बीजेपी का पाप है तो उस पाप को इस सरकार को धो देना चाहिए, तो आप पर मढ़ा नहीं जाएगा, बल्कि आपको क्रेडिट मिलेगी कि आपने पुराना पाप धो दिया, साफ कर दिया। उद्देश्य तो ये होना चाहिए। और दूसरा मैं कहता हूँ कि इसमें राजनीतिक नफा नुकसान की हम बात करेंगे तो जिसको जो नफा होना है, जिसको नुकसान होना है, अब तक ये बात जहाँ तक पहुँची है उससे हो गया है। एक कप चाय में आप 4 चम्मच चीनी डाल दीजिए तो चाय का स्वाद उससे बढ़ता नहीं है। एक जूते पर दिन भर पॉलिश करते रहिए तो चमक उससे विशेष नहीं बढ़ती है। तो जितना होना चाहिए वह हो, और वह हो गया है। इसलिए इस संदर्भ में अब राज्य की सरकार को भारत सरकार से बात करके जो भी गलतियां पहले हो गई हैं सुधारना चाहिए। जिस समय लोगों ने निर्णय किया उसकी नीयत पर सवाल खड़ा करने के बदले में उस समय वे व्यापकता में सभी पहलुओं पर विचार नहीं कर सके और एक निर्णय ले लिया। अब उस पर प्रतिक्रिया आ रही है तो इस संदर्भ में उनको विचार करना चाहिए। और जैन तीर्थस्थल समेत शिखर जी हैं, पार्श्वनाथ है, वहाँ पर जिस तरह से जैन समुदाय उसको संरक्षित करना चाहता है वैसा करने देना चाहिए। मेरा तो ये मानना है कि इसको देश को एक अवसर के रूप में लेना चाहिए कि जितने हमारे तीर्थस्थल हैं, सभी तीर्थस्थल हैं, उन तीर्थस्थलों पर वही जाएं जिनकी आस्था है। उत्सुकता बस घूमने के लिए, मौज मस्ती करने के लिए, पर्यटन के लिए, पिकनिक मनाने के लिए ऐसे स्थलों का उपयोग हम न करें कि दूसरे धर्म के लोग भी इससे संदेश ग्रहण करें। कोई जाता है मक्का मदीना दुनिया भर से तो पिकनिक करने तो नहीं जाता है, आस्था को लेकर जाता है। वैसे ही हिंदुओं के 4 धाम हैं, 4 धामों की आस्था का बहुत क्षरण हो रहा है। सरकार ने अच्छी सड़कें बना दी हैं, लोग वहाँ पहुँच जा रहे हैं, पिकनिक मना रहे हैं, वहाँ होटल खड़ा हुआ है, मोटल खड़ा हो रहे हैं, साले मल मूत्र गंगोत्री में यमुनोत्री में ही उत्सर्जित हो रहे हैं। तो आस्था हमारी भटक रही है। पहले तो गांव गिराव से लोग 4 धाम करने जाते थे तो ये सोच कर जाते थे कि हमको लौट कर नहीं आना है। परिवार ही मान लेता था कि अभी लौट के नहीं आएंगे, और लौट कर आते थे तो बड़ी जश्न होता था। तो इसी तरह से हमको अपने धार्मिक स्थलों का इस रूप में संरक्षण करना चाहिए। जिसकी आस्था नहीं है वह वहाँ जाने से परहेज करे। सबके नियम बन जाए, इस रूप में जाना है, और उस रूप में जिसको जाना है वो जाए, जिसको पसंद नहीं है वो नहीं जाए। वहाँ जाने का अधिकार हमारा मौलिक अधिकार नहीं है, ये मान के हमको चलना चाहिए। इसीलिए समेत शिखर पर जो सवाल जैन समुदाय के लोगों की तरफ से खड़ा किया जा रहा है वह उचित प्रश्न है। उस आस्था को संरक्षित करना चाहिए, तभी उनके संदेश से भी हम लाभ उठा सकेंगे और स्थल की पवित्रता सुरक्षित रहेगी। सर, अभी सरकार के विरोध में नियोजन नीति को लेकर लड़के जो युवा वर्ग हैं वो प्लस आजीविका प्लस दिव्यांग बहुत सारे जो हैं सब धरना प्रदर्शन कर रहे हैं सर। तो इस सरकार को क्या कहेंगे आप? देखिए, कोई सरकार निर्णय लेती है, कोई भी निर्णय लेती है तो जो उसका समर्थक वर्ग है उसको ध्यान में रखकर निर्णय लेती है, उसको अधिक से अधिक लाभ पहुंचाना चाहती है। नियोजन के मामले में वह लाभ अधिक से अधिक हो, वह लाभ 100% नहीं हो जाए और कोई नियम कानून संविधान के दायरे में बनाया गया है उसका उल्लंघन अवहेलना न हो, तब इससे लोगों को लाभ मिलेगा। नहीं तो जो न्यायिक समीक्षा करने वाले हैं इसको धराशायी कर देंगे। ऐसा ही 22 वर्षों से यहाँ होते आ रहा है। एक हम देख लेना कि सरकार के भीतर रोजगार देने की कितनी क्षमता है, इसका आकलन हो जाए तो वह क्षमता संपूर्ण रोजगार की तुलना में बहुत कम है। रोजगार अधिक से अधिक पैदा तभी होगा जब यहाँ रोजगार के अवसर गैर सरकारी क्षेत्र में भी पैदा हों और उस अवसर का लाभ उठाने वाले स्थानीय नागरिकों की क्षमता भी विकसित हो। अवसर यहाँ पैदा हो जाएगा, क्षमता नहीं रहेगी तो क्षमता इसका उपयोग तो कोई दूसरा करेगा। इसलिए जिस पैमाने पर काम होना चाहिए वह काम नहीं हो रहा है। हम अपने नागरिकों को उतना सक्षम नहीं बना पा रहे हैं। 22 वर्षों में अध्ययन कर लिए कि जिनको हम स्थानीय करते हैं, जिनको हम लाभ देना चाहते हैं, उसमें से कितने लोगों ने इंजीनियरिंग की शिक्षा ली, कितने ने मैनेजमेंट की शिक्षा ली, कितने ने व्यवहारिक ज्ञान की शिक्षा ली,
कितनों ने रोजगार के हिसाब से IIT आदि में दाखिला लिया। तो जब हम उनको इस लायक बनाएंगे नहीं और चिल्लाएंगे कि साहब अधिकार नहीं मिल रहा है, सरकार के बाहर बड़ा क्षेत्र है रोजगार का, वह क्षेत्र जब तक नहीं खुलेगा तब तक सीमित रूप में सरकार आपको उतना रोजगार नहीं दे पाएगी। आज जितना नियोजन की बात आती है तो जो यहाँ अनुसूचित वर्ग है, अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, अनुसूचित जाति के लोग हैं, संविधान ने उनका हक क्या है ये निर्धारित कर दिया है। अपनी आबादी के अनुसार उनको आरक्षण मिलता है। नियोजन नीति कोई भी रहे उनको तो उतना मिलेगा, लाभ मिलेगा। तो सबसे तो अधिक वंचित हमारे अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति के लोग हैं, नियोजन सरकारी क्षेत्र में नहीं होने के कारण से। तो ये जब स्थिति आ रही है तब मुझे लगता है कि हम सभी को मिलकर ये सोचना चाहिए कि हम केवल ऐसी घोषणाएं करके जिससे हमारा समर्थक वर्ग प्रसन्न हो जाए, हम एक मृग मरीचिका के पीछे भागने लगें तो जो मृग मरीचिका के पीछे भागता है उसकी प्यास नहीं बुझती है, वह परेशान हो जाता है। तो ऐसी परेशानी में हम अपनी कदम उसी ओर बढ़ाएंगे या हम मृग मरीचिका के बदले में कोई काल्पनिक दुश्मन खड़ा करके और लोगों से कहे कि हमको इसका सामना करना है साहब, आप हमको इसके लिए शक्ति दीजिए, ये करते रहेंगे तो इससे लाभ स्थानीय लोगों को नहीं होगा। अधिकतम लाभ उनको मिलना चाहिए मगर वो संविधान कानून की परिधि में ही मिल सकता है और संविधान में बदलाव करने की ताकत राज्य की सरकार के पास नहीं है। वह कह सकती है कि केंद्र सरकार करे, केंद्र सरकार उचित समझेगी करेगी, मगर हम 100% लाभ किसी एक वर्ग को नहीं दे सकते हैं, अधिकतम लाभ हम उसको दे सकते हैं। ये बात अगर सरकार समझेगी तो आगे नियोजन चलेगा, इस तरह का भी डंडा नहीं खड़ा होगा। दूसरे कि जो नियोजन निर्धारित करने वाली संस्थाएं हैं, JPSC है, JSC है, उनको तो हम सक्षम बनाएं। ये संवैधानिक संस्था अगर JPSC है और हम उसका अध्यक्ष कैसा होना चाहिए, उसके मेंबर कैसे होने चाहिए, वो नियम कानून की अवहेलना करने वाले होने चाहिए, हमारे हिसाब से चलने वाले होने चाहिए या संविधान के प्रावधानों का पालन करके रोजगार देने वाले होने चाहिए। इस पर हम विचार नहीं करेंगे तो उनके निर्णयों को चुनौती दी जाती रहेगी, निर्णय खारिज होते जा रहे हैं, नियोजन के अवसर खत्म होते जाएंगे। तो इसमें होता सर ये 27% जो आरक्षण है और 1932 खतियान है, आपके अनुसार तो पूरा नहीं हो पाएगा? नहीं, पूरा तभी होगा जब हम ऐसा तार्किक आधार लेकर हम जाएं जो हमारे संविधान के प्रावधानों के अनुरूप हो सके। इस तरह का तार्किक आधार खोजना होगा हमको। हम अपना जो कर रहे हैं उसको हम केंद्र सरकार के मत्थे पर ठेल देंगे, साहब हमने कर दिया, हमने आपसे आग्रह कर दिया, आप इसको कर दीजिए, और फिर वो कहते हैं कि साहब ये तो नहीं कर रहे हैं। तो ऐसी जब स्थिति होगी तो केंद्र में भी तो 1950-52 से लेकर सभी की सरकारें बन चुकी हैं, सभी की सरकारों में अपने अपने मुद्दे उठाए जाते हैं। राज्य केंद्र के जो संबंध हैं वे संबंध अगर संविधान कानून की परिधि में निर्धारित नहीं होंगे और राज्य कुछ भी घोषणा कर दे, कह दे कि साहब हम तो स्वर्ग में सीढ़ी लगा देना चाहते हैं, हमने टेंडर कर दिया है कंसल्टेंट के लिए, तो टेंडर हो जाए, कंसल्टेंट बहाल हो जाए, कहे कि साहब भारत सरकार इसमें मदद कर दे। तो हमको देखना होगा कि आज की जो स्थिति है उसमें हम बदलाव करना चाहते हैं तो भारत सरकार से सार्थक बात करके अपने हम तार्किक आधार पैदा करेंगे। अभी तो हम लोग नगर पालिकाओं में पिछड़े वर्गों को आरक्षण देने का तार्किक आधार हम नहीं पैदा कर रहे हैं और राज्य में बिना पिछड़े वर्गों के आरक्षण के चुनाव हो रहे हैं। दूसरी तरफ हम कह रहे हैं कि आपको हम 27% आरक्षण दे देंगे साहब, उसकी तरफ हम बढ़ रहे हैं। तो ये जो विरोधाभासी चीज़ें हैं ये लोगों को उद्वेलित भी करती हैं, परेशान भी करती हैं। इसलिए अपनी क्षमता सरकार बढ़ाए, अपने तार्किक विधान को अधिक से अधिक विस्तारित करे और संविधान कानून की परिधि को चौड़ा करना है, बदलना है, तो इसके लिए भारत की सरकार से सार्थक बात करें। ये थे हमारे साथ सरजू राय सर और बेबाक तरीके से समय शिखर और सब पर जो नियोजन नीति पर बात किए। मैं रूबरू में इनसे विदा लेता हूँ। ओके सर, थैंक यू। चलिए, नमस्कार जी, धन्यवाद।